हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा 7 में। और आज हम कराने जा रहे हैं आपकी प्रिय पुस्तक वाणी श्रृंखला से हमारा समाज और पर्यावरण। आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 1 और पाठ का नाम है मध्यकालीन भारत का परिचय। तो बच्चों, आज हम जो परिचय करेंगे अपने देश मध्यकालीन भारत का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भूमिका। मध्यकाल में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बदलाव, अरब की विजय, तुर्क, मंगोल और दूसरे नंबर पे मध्यकाल का यूरोप, मध्यकाल में भारत की सामाजिक दशा, मध्यकाल के स्रोत, पुरातत्व संबंधी स्रोत, साहित्यिक स्रोत। ये है भूमिका। मध्यकालीन का शाब्दिक अर्थ है बीच का, अर्थात मध्य का समय। प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के काल को मध्यकाल कहते हैं। साधारणतः भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, 18वीं शताब्दी तक चला। 8वीं शताब्दी को प्राचीन काल का अंत और मध्यकाल का आरंभ माना जाता है। और सबसे पहले अब पढ़ेंगे हम मध्यकाल में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बदलाव। क्या बदलाव आए? हर्ष की मृत्यु के बाद देश विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन राज्यों पर अधिकतर राजपूतों ने शासन किया। मध्यकाल के दौरान भारत ब्राह्मण विश्व के संपर्क में आया, बाहरी विश्व संपर्क में आया। ये संपर्क अधिकतर अरब, टर्की, मंगोल, चीनी और यूरोप वासी थे। उसके बाद अरब की विजय। अरब की विजय पढ़ेंगे। 7वीं सदी में एक नए धर्म इस्लाम का जन्म हुआ। इस धर्म ने अरब वासियों को एकजुट किया तथा अरब एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। कौन थे इसके प्रवर्तक? हजरत मोहम्मद। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। कुरान शरीफ इनकी धार्मिक पुस्तक है। मोहम्मद साहब के बाद अरबों और खलीफाओं ने राज किया। पहले 4 खलीफा थे, अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान और हजरत अली। अरबों ने जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और उत्तरी अफ्रीका के बड़े भागों पर कब्जा कर लिया। 8वीं सदी में अरबों का प्रभाव भारत में सिंधु से लेकर यूरोप में स्पेन तक फैल गया। इन लोगों ने विभिन्न देशों से ज्ञान प्राप्त कर उसका विस्तार किया। अरब वासियों ने विभिन्न समस्याओं, विशेषकर ग्रीक, पर्शियन तथा भारतीय सभ्यताओं के बौद्धिक तथा वैज्ञानिक परंपराओं को एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब सभ्यता कई शताब्दियों तक विश्व की अग्रणी सभ्यता रही। अरब केवल दूसरी जगहों को जीतने के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लाम के प्रचार तथा अपना व्यापार और वाणिज्य फैलाने के लिए भी एक हिस्से पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। ये देखिए अरब मुस्लिम साम्राज्य, ये सारा अरब मुस्लिम साम्राज्य आपको दिख रहा है, ये जो मानचित्र बना हुआ है, ठीक। और अब है तुर्क। अब हम पढ़ेंगे तुर्क के बारे में। 1050 ईस्वी में तुगरिल बेग के आधिपत्य में तुर्कों ने बगदाद पर कब्जा किया। तुर्की खलीफाओं को इस्लाम के धार्मिक प्रधान की तरह आदर देते थे। खलीफाओं ने तुगरिल बेग को सुल्तान की नई उपाधि दी और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मजबूत सेना बनाई। तुर्कों यानी ओटोमान ने 1400 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध तक अरब प्रायद्वीप के अधिकतर भाग पर शासन किया। उन्होंने ओटोमान साम्राज्य स्थापित किया और फिर 1453 ईस्वी में उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता, जो रोम का सबसे बड़ा शहर है। उन्होंने प्राचीन समय में इसका दूसरा नाम इस्तांबुल दिया। जब ओटोमान साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था, इसने तुर्की के अतिरिक्त सीरिया, फिलिस्तीन, अरब और मिस्र पर भी नियंत्रण किया। अब हम पढ़ेंगे मंगोल के बारे में। 1206 ईस्वी में तेमुजिन या तेमुचिन नामक
मंगोल योद्धा ने पूरी मंगोल जाति पर अपना नियंत्रण किया और चंगेज खां की उपाधि ली। उसने पहली बार सभी मंगोलों को एकरूप किया। 1211 ईस्वी में चंगेज खां ने उत्तरी चीन का विनाश किया। कम समय में ही मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया जो चीन से पोलैंड तक फैला। 1258 ईस्वी में चंगेज खां के पोते हलाकू खां ने पश्चिमी एशिया का विनाश किया और बगदाद को नष्ट किया। फिर 14वीं शताब्दी ईस्वी में तैमूरलंग नामक एक नए मंगोल प्रधान ने चंगेज खां की अपेक्षा अधिक विनाशकारी युद्ध प्रारंभ कर दिया। इसने ईरान, इराक, मध्य एशिया, सीरिया, एनाटोलिया और उत्तरी भारत का विनाश किया। और इसके पश्चात अब हमारे पास आ रहा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकाल का यूरोप। मध्यकाल के यूरोप में क्या क्या हुआ, चलिए जानते हैं। यूरोप में 5वीं शताब्दी ईस्वी और 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का काल अंधकार युग कहलाता है, क्योंकि इस काल में व्याकुलता, अव्यवस्था, अस्थिरता और लगातार युद्ध होते रहे। हुणों ने रोम साम्राज्य के शहरों को नष्ट किया। आम जनता दुखी जीवन व्यतीत करती थी। अंधकार युग में यूरोप ने एक नई सामाजिक पद्धति सामंतवाद ने जन्म लिया। भूमि उच्च वर्गीय लोगों में बांटी जाती थी। वे क्या कहलाते थे? वे सामंत कहलाते थे। यह भूमि का उपहार सैनिक कार्यों के लिए दी गई जागीर कहलाती थी। इसके बदले में सामंत राजा को लड़ाई में मदद करने के लिए सिपाही उपलब्ध कराने और राजा को दूसरी सेवाएं देने का वचन देते थे। सामंत अपनी भूमि के हिस्सों को आगे जमींदारों को बुलाए जाने पर सामंतों की सेना से लड़ना होता था। किसानों को, जो कृषक दास कहलाते थे, इन जमींदारों की भूमि पर क्या करना होता था? उन्हें इन जमींदारों की भूमि पर काम करना होता था। भूस्वामी उत्पादन का सबसे अधिक हिस्सा लेते थे, जबकि किसानों को दीनों की तरह जीवन यानी भिखारियों जैसा जीवन बिताना पड़ता था। जो दीनहीन होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? दीनों की तरह। ईसाई जनता का प्रधान धर्म था। पादरियों का भी समाज में ऊंचा स्थान था। अधिकतर ज्ञान धार्मिक केंद्रों तक ही सीमित था। अंधकार युग में यूरोप व्यापार और वाणिज्य में पिछड़ा था। शांति और सुरक्षा पाने के बाद यूरोप वासियों ने व्यापार में रुचि दिखानी शुरू कर दी। इस समय अरबों ने क्षेत्र के अधिकतर व्यापार पर कब्जा कर लिया, इसलिए यूरोप वासियों को अरबों से क्या होता है? शत्रुता का सामना करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप वासी यानी कि जो ईसाई लोग थे और अरबों यानी कि मुस्लिम के बीच धार्मिक युद्ध प्रारंभ हो गया। ये धार्मिक युद्ध क्रूसेड कहलाए। ये युद्ध अपने लक्ष्य में असफल हो गए, लेकिन वे ईसाइयों और अरबों को एक साथ लेकर आए और उनके बीच क्या हुआ? उनके बीच एक सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गया। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकाल में भारत की सामाजिक दशा। पहले हमने पढ़ा था मध्यकाल का यूरोप, और अब हम पढ़ेंगे मध्यकाल में भारत की सामाजिक दशा क्या थी। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। मध्यकाल में भारत की सामाजिक दशा। इस काल में भारत की सामाजिक दशा भ्रष्ट होती चली गई। जाति प्रथा कठोर थी। बहुत सी सामाजिक कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह समाज में उत्पन्न हो गई थी। ब्राह्मणों की तरह क्षत्रियों का भी समाज में आदरपूर्वक सम्मान किया जाता था। 8वीं शताब्दी में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में हुए बदलाव दिखाई देते थे। इसे मध्यकाल का प्रारंभ कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में इसी प्रकार मुगल साम्राज्य का विघटन और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को भारतीय इतिहास में मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल का आरंभ कहा जाता है। और अब है मध्यकाल के स्रोत। इतिहासकारों ने अपनी खोजों को प्रकृति और अपने अध्ययन के काल पर आधारित होकर भूतकाल के बारे में जानने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया है।
हम इन स्रोतों को दो समूह में बांट सकते हैं। पहला क्या है, पुरातत्व संबंधी स्रोत, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो पहले हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी स्रोत, और जिसमें है लेखों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। लेख तांबे की प्लेटों, चट्टानों और स्तंभों पर पाए जाते हैं। लेख मंदिरों में पाए जाते हैं। ये लेख विभिन्न शासकों के साम्राज्य के विस्तार और प्रकृति, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक विश्वास आदि पर प्रकाश डालते हैं। इतिहासकार इन लेखों से इस काल की प्रचलित आर्थिक और सामाजिक जीवन पद्धति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। दूसरा है स्मारक चिन्ह। विभिन्न मंदिर, किले, गुंबदें और मस्जिदें आदि काल के सांस्कृतिक जीवन, कला व निर्माण कला पर प्रकाश डालते हैं। और तीसरा है सिक्के। सिक्के हमें विशेष ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण तिथियों और शासकों के नाम से विभिन्न संबंधित जानकारी देते हैं। और फिर है नंबर 2 पे साहित्यिक स्रोत। चलिए जानते हैं साहित्यिक स्रोत क्या थे। इस काल में साहित्यिक रिकॉर्डों की संख्या और विभिन्नता में वृद्धि होती रही। इस काल में कागज अधिक सस्ता हो गया और पर्याप्त रूप में मिलने लगा। ये लोग पवित्र साहित्य, शासकों के वर्णन, संतों के उपदेश और शिक्षाएं, प्रार्थना पत्र और न्यायिक रिकॉर्ड और करों व आय व्यय के लेख लिखने लगे। आपने देखा धीरे धीरे कितनी उन्नति होती चली गई और कहां से कहां पहुंच गया हमारा मध्यकाल का भारत। हस्तलेखों को धनी जनता, शासक, मठों और मंदिरों द्वारा इकट्ठा किया जाता था। इन्हें पुस्तकालय और संग्रहालय में रखा जाता था। यह लेख और प्रमाण इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी भी देते थे। उन दिनों छपाई की मशीन नहीं होती थी, इसलिए लेखक इन लेखों की हाथ से नकल करते थे। प्रमुख साहित्यकारी स्रोत हैं जैसे कि सबसे पहले जीवनी। कौन से प्रमुख साहित्यकारी स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले है जीवनी। विभिन्न शासकों की जीवनी हमें मध्यकाल के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है। वे राजाओं और वंशों की कहानियां बताते हैं, जैसे बाबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब की जीवनियां, जो मुगल काल के बारे में जानने के लिए एक हमारे लिए बहुत अच्छे स्रोत हैं। उसके पश्चात आती है, उसके पास साहित्यिक स्रोत में दूसरे नंबर पे आता है धार्मिक पुस्तकें। हमें धार्मिक पुस्तकों के बारे में भी इसी काल में पता चला। धार्मिक पुस्तकें, यह धार्मिक साहित्य को विभिन्न सूक्ष्म चित्रों द्वारा सुसज्जित किया गया। ये उस काल के धार्मिक रीति रिवाज और यज्ञों, पूजा पाठ पर प्रकाश डालती है। और तीसरा था विदेशी यात्रियों का वर्णन। विभिन्न विदेशी यात्री इस काल में भारत भ्रमण पर आए और उन्होंने समाज और राजा की स्थिति के बारे में अपने वर्णन लिखे। और अब है याद रखने योग्य बातें बच्चों, क्या हैं? वो है मध्यकालीन का शाब्दिक अर्थ है बीच का, अर्थात प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का समय। 7वीं शताब्दी में एक नए धर्म यानी कि इस्लाम का जन्म हुआ। 1050 ईस्वी में तेमुजिन बेग के आधिपत्य में तुर्कों ने बगदाद पर कब्जा किया। 1260 ईस्वी में तेमुजिन नाम के मंगोल योद्धा ने पूरी मंगोल जाति पर अपना नियंत्रण किया और चंगेज खां की उपाधि दी। फिर है मध्यकाल के इतिहास के स्रोतों को 2 समूहों में बांट सकते हैं। कौन कौन से वो 2 समूह हैं? पुरातत्व संबंधी स्रोत और साहित्यिक स्रोत। फिर है लेख, स्मारक चिन्ह, सिक्के आदि पुरातत्व संबंधी स्रोत हैं। और आखिरी में है धार्मिक पुस्तकें, यात्रा, वृत्तांत, राजवंशों की कहानियां आदि साहित्यिक स्रोत हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से कितनी सारी और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी ली अपने भारत देश के बारे में।
तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसके बाद जो इसके अभ्यास है बच्चों, ये आप इसको पढ़ेंगे और इस अभ्यास को आप स्वयं करेंगे। तो इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।